गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 31 ऑफ जुलाई। तो 31 जुलाई का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बोल रहे हैं कि सर थोड़ी वीडियो छोटा बनाया करो, पर मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं 10 टॉपिक नियर अबाउट कवर करता हूँ। 10 टॉपिक मैं कवर करता हूँ और 10 टॉपिक ऐसे नहीं करता हूँ कि 30 मिनट में पढ़ा सकता हूँ। मैं आपको 15 मिनट में ही पढ़ा सकता हूँ। न्यूज़ पर एक को जिस्ट बता दूँ, आप न्यूज़ अपने आप पढ़ लेना। वो चीज़ नहीं होती है। फिर आपका अगर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत डीपली जाना पड़ता है उस चीज़ के। जैसे मैं जाता हूँ फिर उसके बेसिक में भी जाना पड़ता है, बेसिक पार्ट, क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चंस बनते हैं और करंट के साथ मिक्स करके पढ़ोगे तो ये आपका मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। मेंस में लिखने के लिए आपको प्री क्लियर नहीं करना है, आपको मेंस भी क्लियर करना है। तो इन दोनों को प्रोस्पेक्टिव से आपको याद रखना है कि आपको ऐसा पढ़ना है हिंदू कि कम से कम 1 घंटा बहुत अच्छे से। अगर वीडियो आपको लंबी लग रही है तो आप इसे 1.5 या 1.25 करके इसे वीडियो को देख सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको सारे टॉपिक बताए जाए रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग, डीपली बताया जाए क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लॉसेज है, क्या क्या कंक्लूजन है। क्योंकि आप मेंस भी आपको निकालना है, आपको प्री ही नहीं निकालना है, ये याद रखना। और आपको यूपीएससी कर रहे हो, एसएससी नहीं कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट अपने लगाने पड़ेंगे। तो आप 1.5 और 1.25 करके वीडियो को बहुत आराम से देख सकते हैं। जो पहली न्यूज़ आती है वो आती है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। अभी ये स्नूपिंग के जो केस चल रहे थे, ये पेगासस के जो केस थे सारे, जो हैक वैक किया गया था, कोई जवाब गवर्नमेंट नहीं दे रही थी। ओपोजिशन ने कितना हंगामा भी किया पार्लियामेंट, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, हम इसको सुनेंगे और पूछेंगे फिर गवर्नमेंट से, जो हम उसमें बाद में बताएंगे। तो केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उन्होंने बोला है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स और सिविल जो लाइबिलिटीज़ हैं सिटीजन्स की, उनको हार्म किया गया। ऐसे किसने बोला है? जिसने पीआईएल फाइल की है। क्यों किया? कि बिकॉज ऑफ राइट टू प्राइवेसी, जो आपकी पुट्टा स्वामी जी के केस में आई थी, राइट टू प्राइवेसी, उसका उल्लंघन है, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी गई है। उसके बाद बहुत बड़ा सिविल मैटर है, इवन नेशनल नहीं इंटरनेशनल मैटर भी है और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर भी है। ये आप खुद बताओ ना, आपका फ़ोन हैक हो रहा है तो ये इंटरनेशनल होगा ना, तो ये सारी चीज़ को चेक किया जाएगा और फिर जो इंडिया के लॉ हैं वो भी चेक किए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक में हियरिंग सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। फिर आता है लोवलीना, मतलब ये गर्ल है जो अब तो ये पक्का इनका मेडल हो गया, क्योंकि ये सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब 3 के बीच में ही मुकाबला रह गया है, तो एटलीस्ट एक मेडल और वुमेन की साइड से इंडिया को मिलने जा रहा है। कल अनाउंस हुआ है सीबीएसई का रिजल्ट, 99.4% स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए हैं और मैं तो आश्चर्य मान 70,000 स्टूडेंट्स के 95 से ऊपर नंबर है। तो इस बार तो आप हिसाब लगा लो कि जो कट ऑफ बेसिस कॉलेज एडमिशन लेते हैं उसकी कट ऑफ कहाँ रहने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट जो पास हुआ है कि दिल्ली असेंबली ने बैट मतलब फिर से बोला है कि फार्म्स लॉ को वापस लो, क्योंकि दिल्ली असेंबली का मानसून सत्र चालू है। तो उन्होंने एक बिल की बात की है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है और सारी पावर कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई है। तो एक तरह से गलत किया है बीजेपी ने। तो आप इस बिल के बारे में कई बार पढ़ भी चुके हैं, एक बार आप जाके देख लेना, अभी इसको रिपीट नहीं करेंगे। देखो यार, कट ऑफ में भी यूजी जो कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर रह सकती है, बिकॉज ऑफ क्यों इतने बच्चे पास हुए हैं और 70,000 बच्चों की 95 से ऊपर नंबर आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है मनरेगा से रिलेटेड। मनरेगा रजिस्ट्रेशन नीड इम्प्रूवमेंट इन बिहार, ऐसा कैग रिपोर्ट ने बोला है। अब ये मनरेगा क्यों रजिस्ट्रेशन क्यों इम्प्रूव करने पड़ेंगे? क्योंकि लोग जो माइग्रेटिंग जो लेबर्स थी वो वापस अपने गांव में चली गई है। अब मनरेगा में ऐसा है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप मनरेगा में ले सकते हैं। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की आपको गारंटी देती है मनरेगा। तो वापस चले गए हैं, हम पढ़ेंगे मनरेगा अपने नोट्स के अंदर, सब कुछ बताऊंगा मनरेगा के बारे में, फिर कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मनरेगा को पढ़ने की। अगर आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप जाओगे वीडियो के तो ग्रुप का लिंक है। डेली बेसिस पे वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ और 10 to 15 डेली करंट के क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो पहली न्यूज़ तो यही है कि वुमेन अगेन एंड अगेन, फर्स्ट भी वुमेन थी, सेकंड भी वुमेन है, छोरी भी छोरे से कम है। ये सेकंड मेडल वुमेन आने वाला है। आपकी लोवलीना जो गर्ल है वो आसाम की लड़की हैं, तो वो भी नॉर्थ ईस्ट की, मणिपुर की, ये भी आसाम के। तो एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में बढ़ावा देखा गया लड़कियों का भी और स्पोर्ट्स का भी। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो है मनरेगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ मनरेगा से रिलेटेड। अब इसमें है क्या मनरेगा में, कि जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, इंडिया में स्टार्ट किया गया था 2005 में, गारंटीड प्रोग्राम लाई थी कि सबको हम रोज़गार देंगे। तो ऐसा एक गारंटीड प्रोग्राम सरकार लेके आई थी। तो उसमें 2005 में स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था महात्मा गांधी
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट थी, मतलब कि गारंटी थी गांव वालों को रोजगार देने के लिए। ऐसा क्यों लेके आया भाई, गांव वालों को क्यों, शहर वालों का क्यों नहीं? क्योंकि जो रूरल की पॉपुलेशन थी उसको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करना था उस पॉपुलेशन को, इसलिए ये वाला एक्ट लेके आए। अब मनरेगा में होता क्या है, देखो ये ऐसी चीज़ आप मेंस में लिख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, प्रिवेंट हो जाए कुछ डिस्ट्रेस जो हो जाए माइग्रेशन में, रिड्यूस हो जाए रूरल पॉवर्टी, कम हो जाए, इसलिए अपलिफ्ट हो जाए जो मार्जिनल सेक्टर वाले हैं हमारे, मिटिगेट करने के लिए जो सीजनल शॉक होता है, जैसे आपको होता है ना फार्मर, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा होगा, किसी सीजन में मतलब कोई काम नहीं होता, तो जो फार्मर जो अपने घर में वो लगा के रखते हैं अपने खेतों में, उनको वो हटा देते हैं क्योंकि काम नहीं होता। वुमेन एम्पावरमेंट हो जाए, क्योंकि इसमें 1/3 वुमेन होनी चाहिए। एसेट क्रिएशन, आपको कोई गवर्नमेंट में एसेट क्रिएट कराना होगा तो आप जो आपकी मनरेगा की लेबर उसका यूज़ कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब मैं आपको चीज़ों को बता ही चुका हूँ। तो इस सब चीज़ के लिए मनरेगा का कहीं ना कहीं उपयोग होता है। आगे चलते हैं। ये गारंटी देता है आपको 100 दिन के काम की, एवरी रूरल हाउस होल्ड को, अगर उसे ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। ये जो एक्ट है 2005 में ये एक्ट आया था, इसका नाम पहले जब ये आया था 2005 में, इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट इनिशियली। 2010 में इसमें MG जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी को भी इसमें जोड़ दिया गया, तो महात्मा गांधी नरेगा हो गया इसका नाम। ये जो करंटली कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट, सब डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है एक्सेप्ट ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट 100% अर्बन पॉपुलेशन है। जिस डिस्ट्रिक्ट में 100% अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ तो कर ही नहीं सकते क्योंकि रूरल का प्रोग्राम है, उस डिस्ट्रिक्ट को कवर नहीं करता, वरना पूरे इंडिया को ये कवर करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको एसोसिएटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करती है इसकी स्कीम को, वो चेक करती है इस स्कीम को। अब की फीचर क्या है स्कीम के कि डिमांड और ड्रिवन स्कीम है, आपको ज़रूरत है आप ले सकते हो जाके। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जब कहेगी जब आपको काम मिलेगा, आपकी मर्जी, आप दे सकते हो। इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिए जाएंगे, जैसे आपने रजिस्टर्ड करा अपने आप को, पर आपको क्या हुआ कि मतलब कि काम नहीं दिया गया, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज में आपको काम नहीं दिया गया, उसके बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे, बेरोजगारी भत्ता टाइप आपको दिया जाएगा। टाइमली पेमेंट इसमें मिलता है आपको, विद इन द 15 डेज में आपको पेमेंट मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो डिले होने पर 0.05 पर डे का कंसेशन मिले, मतलब परसेंटेज, मतलब इंटरेस्ट टाइप लगा के दिया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट होता है कि 1/3 जो वर्कर होंगी वो वुमेन होंगी। ये कहीं ना कहीं फुलफिल करता है, मिनिमम वेज तो आपको मिलेगी, उसको फुलफिल करता है। जो मिनिमम वेज एक्ट है 1948 का, उसको ये फुलफिल करता है। एग्रीकल्चर लेबर इन द स्टेट, ठीक है ना। फिर जो ग्राम सभा है वो कंडक्ट करती है सोशल ऑडिट, कुछ ऑडिट कराना हो इसका तो वो अनेबल करती है कम्युनिटी टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंट द स्कीम, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बोथ सेंटर एंड स्टेट शेयर फंडिंग ऑफ द स्कीम, यानी कि मतलब सेंटर भी इसमें कुछ पैसा देता है और स्टेट भी पैसा देता है, दोनों एक साथ मिलकर शेयर फंडिंग इसके करते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, परफॉर्मेंस कैसी है? इट जनरेट 31 बिलियन पर डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द लास्ट 15 साल में। ये 15 साल में 31 बिलियन लोगों को नौकरी प्रदान कर चुका है अब तक। तो क्या करते हैं, जैसे गांव में है तो काम कर लेते हैं मनरेगा में, फिर गांव से किसी बड़ी सिटी में चले गए तो वहाँ पे वर्क कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा एक तरह से आपके पास एक तरह से एडिशनल ऑप्शन है आपके पास, कि आपके पास ये नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट स्पेंड 6.4 लाख करोड़, अब तक गवर्नमेंट इस पर 6.4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है लास्ट 15 सालों से, ऐसा बोला गया। सिंस जैसे 2006 में मतलब ये स्टार्ट हुआ था, मोर देन 30 मिलियन जो वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो हमने सिर्फ क्रिएट की हैं रूरल एरिया में। जैसे पॉन्ड्स होते हैं, वो पानी कलेक्ट करने के लिए, कुछ भी वाटर करने के लिए प्रोग्राम हो, हम उसमें मनरेगा की लेबर का यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमने नियर अबाउट 30 मिलियन वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड एसेट डेवलप किए हैं बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। पेंडेमिक टाइम में अब लोग बेरोजगार हो गए, दिल्ली से लोग जो माइग्रेट करके पहुंच गए बिहार, यूपी पहुंच गए, फिर या कहीं से भी आ गए, अपने गांव में आ गए। अब काम कैसे मिले उन्हें? काम कम से कम 11 करोड़ पीपल वर्क अंडर द मनरेगा अकॉर्डिंग टू द डाटा 2020-21 में 11 करोड़ लोग जुड़े हुए थे इस वाले मनरेगा के प्रोग्राम से। तो ये भी आपको याद रखना। पॉपुलेशन नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया की 2-2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, इतनी हम जितनी नौकरी दे रहे थे इन लोगों को। दिस द फर्स्ट टाइम सिंस द लॉन्च द स्कीम, जब ये लॉन्च हुई थी 2006-07 में, एक्ट आया 2005 में, लॉन्च हुई 2006-07 में, तब से जो मनरेगा का नंबर है वो सबसे ज़्यादा 11 करोड़ मार्क किया गया है, क्योंकि पेंडेमिक था।
बीमारी भी पहली बार ही आई है ना। 11 करोड़ मार्क हायर by about 41.75% इफ़ द कंपेयर टू 2019 डाटा। यानी कि आप देखो कि 71% जो लोग थे इसमें इंक्रीज़ हो गए थे, 41 के आसपास परसेंट लोग इंक्रीज़ हो गए थे। 2020 में 21 में जो एक्सपेंडिचर था वो 62% बढ़ गया था इसका 2019-20 से। यानी खर्चा भी बढ़ गया था क्योंकि लोग ऐड हो गए थे और लोग भी ऐड हो गए। लोग 40% के आसपास, खर्चा इसका 60% के आसपास। समझ में नहीं आया कैसे, चलो कोई नहीं। फिर वही है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक था, बहुत लोगों की नौकरी गई, ये सब हुआ, गवर्नमेंट ने इसके फंड भी जारी किया इसके लिए, ये सब किया। अब ये जो मनरेगा है ये किस किस चीज़ में फ़ायदा करा सकता है? जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो आपको फुलफ़िल करने हैं, जो 2015 से 2030 तक फुलफ़िल करने हैं, जो 1 से लेकर 17 तक आपके गोल हैं, SDG गोल्स बोलते हैं इनको, जो आपको फुलफ़िल करने हैं, उसमें कौन कौन से गोल को फुलफ़िल करने में मदद करता है? सबसे पहला आता है पॉवर्टी, दूसरा आता है जीरो हंगर, तीसरा आता है गुड हेल्थ, क्योंकि पैसा होगा तो आप हेल्थ भी अच्छी ले सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं अगर आपका चीज़ें होंगी, जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी कैसे कि वुमेन को भी इसमें पार्टिसिपेशन मिल रहा है, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आपको कम से कम वर्क तो मिल रहा है, डिसेंट वर्क मतलब मिनिमम वेज तो आप पा रहे हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं होगी। अब आपको पैसा मिलेगा सैलरी, आप उसको कहीं और चीज़ खरीदोगे, उससे वो खरीद के फिर कुछ उसको प्रोडक्शन लगता है उस चीज़ को बनाने के लिए, तो पूरा एक सर्किल बन जाता है। फिर इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो आप उस चीज़ों से। और रिक्वायर इनइक्वालिटी, मतलब रिक्वायर पढ़ रहा हूँ, रिड्यूस इनइक्वालिटी, तो आप कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी कम करें। इनइक्वालिटी कैसी कि जो देखो गरीब के पास कम से कम पैसा तो आ रहा है, गवर्नमेंट कहाँ से ला रही है? सारा पैसा टैक्स से लेके आ रही है, टैक्स से लेके पैसा मनरेगा में दे रही है, तो कम से कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी रिड्यूस करने का काम भी चालू हो रहा है। और मैं आपको ये SDG जो गोल्स हैं, एक वीडियो है, आप जाना प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके एक है, उसके अंदर मैंने 10 मिनट में पूरी वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। 1 से लेके 17 तक SDG गोल्स मैंने पूरे एक्सप्लेन किए हुए हैं। मुझसे आप कोई सा भी पूछ लेना, मुझे रट गए हैं। मैंने 3-4 बार वीडियो देख लिया, मुझे रट गए हैं वो सारे SDG गोल्स। तो आपके लिए भी फ़ायदा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो इस इतने सारे गोल्स को फुलफ़िल करता है एक सिंगल स्कीम। इस स्टेप से आप याद रख सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट बढ़ाता है, बढ़ाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें रूरल के काम होता है, लैंड और वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के हम काम करते हैं, रूरल के पास इनकम जनरेट होती है, तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा देखा गया, एग्जाम्पल लेते हैं आपका बारमानी विलेज जो मध्य प्रदेश में है, जो सिद्धि डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। मनरेगा क्रिएटिव वाटर कंजर्वेशन एसेट इतने सारे क्रिएट किए हैं कि इंटरनल जो माइग्रेशन था, वेंट फ्रॉम होम स्टार्टेड रिज्यूम द फार्मिंग, मतलब लोग फार्मिंग से दूर हो रहे थे, वाटर कंजर्वेशन कर करके उन्होंने मतलब अपनी सिचुएशन को नॉर्मल कंडीशन में लिया है। ट्रैकलिंग द वाटर स्ट्रेस, कुछ वाटर स्ट्रेस प्रॉब्लम आती है, बरसात में पानी बहुत है तो पानी रन ऑफ हो जाता है, वो बह जाता है इधर उधर गलत उस जगह। अगर आप कंजर्वेशन स्टेप बनाओगे, जैसे जैसे पानी बहे ना और इकट्ठा रहे, तो आप पूरे साल यूज़ कर पाओगे उस पानी को। ये है कटेलिंग द डिस्ट्रेस, जो माइग्रेशन होता है, जो लेबर आपकी यहाँ से उधर जाती है, काम नहीं मिलता, काम उसे गांव में मिल रहा है, एटलीस्ट मिनिमम वेज तो मिल रही है ना, तो आपको गांव में अच्छे से अपना पालन पोषण कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखो 1/3 जिसमें रिजर्वेशन है, कैसे वुमेन को जॉब दी जाएगी। अगर मेरे गाँव से 30 आदमी को जॉब मिली मनरेगा में, तो 1/3 वुमेन होनी चाहिए, यानी कि 10 उसमें से वुमेन होनी चाहिए। तो ये वाला सिस्टम भी है। अब एक चीज़ और देखी जाती है, महिला तो गांव में इस वाली स्कीम से जुड़ी रहती है मनरेगा, उसका जो हस्बैंड होता है, स्पाउस होता है, वो शहर में जाके कमाता है, तो दोनों को जॉब मिल रही है, ये भी फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें बैटलिंग, मतलब कि एक तरह से अनसर्टेनिटीज़ जो है ना, जो आती हैं सोसाइटी के अंदर, वो जैसे पेंडेमिक आ गया एकदम से, वो अनसर्टेनिटी था, तो ये पेंडेमिक आ गया तो मिलियंस ऑफ लोगों ने माइग्रेट हो गए इधर से उधर, तो कम से कम इसमें जाके लोगों ने जॉब की, 2 पैसे तो आए, खाने के लिए कुछ तो चला। उसके बाद गवर्नमेंट ने PDS स्कीम में खाना फ्री कर दिया था, तो उसमें फ़ायदा हो गया। कम्युनिटी एसेट, आपको कम्युनिटी एसेट्स क्रिएट करने हो, जैसे पंचायत भवन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, जैसे ये पॉन्ड बनाने हो, जैसे ये प्रैक्टिस होती है कहाँ पे, हरियाणा के विलेजों में ये बनाने हो, तो ये डेवलप भी इनकी मदद से कर सकते हो। तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। अब इशू क्या है? इशू होते हैं हर चीज़ के अंदर। सबसे बड़ा देखो, मैं आपको फेलियर क्या बताऊँ इसको, फेक बिल जनरेट करता है। लोग भी बहुत बेईमान होते हैं। नौकरी होती है, बस नाम की नौकरी होती है, किसी के पैसे आते रहते हैं, तो फेक तरह के फेक ये बिल जनरेट होते हैं। फिर उसके लिए आपको सामान भी लगेगा ना, जब कुछ चीज़ डेवलप करो सामान, तो उसके लिए फेक बिल जनरेट करेंगे। फिर ऐसा देखा गया है कि मतलब कि डिफरेंटली एबल जो पर्सन है, एनरोल फॉर वर्किंग,
जो मतलब ऐसे ऐसे लोगों को आपने इसमें इनरोल कर दिया जो काम भी नहीं कर सकते, उनके नाम से आप पैसा खा रहे हो। कि मेजोरिटी ऑफ द जॉब कार्ड जो है वो मतलब ऐसे हैं कि उनका पता ही नहीं मतलब ये सब चीज़ें। पेमेंट एंड सिग्निफिकेंस लेटर वर्क, तो मेजरमेंट मतलब थोड़ा इस पेमेंट में डिले आता है इसका। जैसे बता रहे हैं कि पेमेंट आना चाहिए, अगर नहीं आएगा आपका तो 0.05% आपको वो कंपनसेशन लग के मिलेगा। तो पेमेंट की कमी, देर से, फिर फेक चीज़ें आप करने लगते हैं लोग। यही तो दिक्कत है। अगर कोई सुविधा लोगों को मिल रही है उसके पहले ये देखते हैं कि फेक कैसे किया जाए इंडिया में। तो ये है डाटा ऑन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी एसेट। जो आपने एसेट जनरेट किया उसकी प्रोडक्टिविटी, ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है। पुअर मेंटेनेंस होता है चीज़ों का, कि वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी, इनएडुकेट फंड है, इसमें फंड भी नहीं मिलता लोगों को। मैं आपको बताऊं, ये बोल तो रहे हैं कहने के लिए कि हम अगर पैसा नहीं आएगा ये कंपनसेशन कुछ नहीं मिलता। 2-3 महीने तक पैसा नहीं आता और वो भी नहीं मिलता। तो ये भी सारी चीज़ है। इनसफिशिएंट सपोर्ट है। सपोर्ट कैसी स्थिति है? 45 ईयर्स हायर 6% एंड 100 डेज जो है आपके पास नॉट सफिशिएंट। आप खुद सोचो, अभी पेंडेमिक में क्या हुआ, 3-4 महीने लॉकडाउन रहा। अब इसमें 100 डेज जॉब मिलेगी आपको, वो 100 डेज पूरे हो गए, अब क्या काम करें? तो एक्सटेंड करने की बात की गई कि वो 3 महीने से 3.5 महीने 10 दिन से बढ़ा के कुछ दिन बढ़ा दो, 5-6 महीने की कर दो। तो पर वो नहीं करी, तो वही है कि आपको फिर क्या करें उसके बाद। तो ये भी प्रॉब्लम है। फिर सजेशन दिए गए कुछ इसे इम्प्रूव करने के लिए। सजेशन क्या, जो ऊपर मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई है वही ठीक कर दो, वही है इसके अंदर, वही ठीक करनी है। कि 5 ईयर प्लान्स मैंडेटरी होनी चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो 5 ईयर प्लान्स में चीज़ें आती हैं जो गवर्नमेंट करने के लिए बोलती है, उसे मनरेगा से जोड़ दो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे ये फाउंडेशन होती है, NGOs होते हैं गवर्नमेंट का, जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे पानी फाउंडेशन जो है आमिर खान का, इनके साथ लिंक कर दो इनको। ये जो डेवलप करते हैं चीज़ों को, तो इनको चीफ लेबर मिलेगी, ये करा। फिर जो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, रिकमेंडेशन किया था 1.7% ऑफ द ऑप्टिमल जो फंक्शन है ऑफ द प्रोग्राम। द गवर्नमेंट ने क्या कि ग्रेट पैसा देती है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के स्कीम को। पर करंटली जो पैसा है वो GDP का इतना परसेंट है जो कम है। कम से कम 1.7% ऑफ GDP देना चाहिए, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने बोला था। स्टेट कैन इंक्रीज द, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश विच हैज़ एडिट 50 डेज, लोग उन्होंने खुद ऐड किए हैं स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, कि हम 150 डेज़ का कर रहे हैं। तो ऐसे आप डेज़ को बढ़ा सकते हो। कंक्लूजन यही है कि एक अच्छी स्कीम है। गवर्नमेंट कैन बी सी द वैरायटी ऑफ बेनिफिट ले सकती है इससे, सच एज वर्नेबल सेक्शन गेट को रिलीफ मिलता है, विलेज गेट प्रोडक्टिव एसेट मिलते हैं, बर्डन ऑन द सिटी जो कम हो जाता है क्योंकि लोग गाँव शहरों में काम करने नहीं जाते हैं। तो ये कुछ सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। ये फुलफिल करता है कॉन्स्टिट्यूशनल की ड्यूटी जो है आर्टिकल 41 जो आपके DPSP के अंदर आती है, राइट टू वर्क इन सर्टेन केसेस। तो ये वो चीज़ फुलफिल करता है। हम वापस आते हैं अपने हिंदू के ऊपर। तो मैंने आपको मनरेगा के बारे में A to Z सारी चीज़ बता दी कि मनरेगा में क्या क्या है, क्या क्या फुलफिल करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो अब आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मनरेगा के ऊपर, कभी भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। इवन मेंस में आंसर राइटिंग भी आ जाए तो भी आप गलत नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। दूसरी न्यूज़ आती है कि असेंबली ऑफ द GST अमेंडमेंट किया गया बिल। मतलब किसने स्टेट असेंबली में कुछ बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम ऐड की है, तो GST के अंदर कुछ उसमें स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कर सकती है, कुछ में कुछ माइनर चीज़ें देखी होंगी। पर हमने GST ऑलरेडी पढ़ा, 279A जिसका आर्टिकल है, और इसके जो GST काउंसिल होती है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो भी हो उस वक्त पे, अभी निर्मला सीतारमन है। और इसका अपॉइंट कौन करता है GST काउंसिल को, उसको क्रिएट कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं, ये वो। और सेंट्रल की जो राइट है इसमें 1/3 राइट है, और जो स्टेट के हैं वो 2/3 है। और किसी भी चीज़ को आपको अगर उसमें कोई भी बिल पास कराना है GST काउंसिल में, बिल इन द सेंस कि टैक्स के स्लैब में चेंज वेंज करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए, 3/4 मेजॉरिटी। तो आपको देखा गया ये कहीं ना कहीं ब्रेक है। ये कहीं ना कहीं ब्रेक किस चीज़ का है, ये ब्रेक है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये ब्रेक है। क्यों ब्रेक है? 1/3 जो है किसके पास है, सेंटर के पास है, यानी कि 33% सेंटर यूज़ के पास है, और बची हुई 66% किसके पास है, और स्टेट के पास है। अगर सारी स्टेट भी साथ आके कोई चीज़ कराना चाहती है तो भी नहीं करा पाएंगे सेंटर के बिना, क्योंकि 66% है। मेजॉरिटी 3/4 चाहिए आपको, यानी कि 75% चाहिए, तो ब्रेक हो रहा है। अगर सेंटर चाहे कुछ स्टेट को साथ में ला के करा सकती है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ब्रेक है। फिर इसमें एक प्रावधान और रखा गया था, लीगली रखा गया था, जब ये एक्ट आया था उसमें क्या रखा गया था, 2016 में एक्ट आया था कि कंपेंसेशन, GST कंपेंसेशन दिया जाएगा जिन स्टेट का लॉस होगा ये एक्ट आने की वजह से। लॉस क्यों होगा? क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब जो चीज़ यहाँ पे बनती है
हरियाणा ने बहुत अच्छा किया, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया, हरियाणा ने इंडस्ट्री को डेवलप किया। अब वो चीज़ बिकी यूपी में जाके, पॉपुलेशन ज़्यादा, लोगों ने वहीं पे ख़रीदा, तो टैक्स कहाँ लगेगा? यूपी में। तो यूपी को फ़ायदा हो, हरियाणा रोएगा कि भाई मैंने तो इतना डेवलपमेंट किया इंडस्ट्री को, अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा, थोड़ा कम मिल रहा है मुझे। तो सरकार बोलेगी नहीं ऐसे रो मत आप, हम आपको 5 साल तक जीएसटी कंपनसेशन देंगे 14% के आसपास, ठीक है ना, आप उस पर उसकी वजह से मत रहो। पर अभी 2020 में क्या किया गवर्नमेंट ने, वो भी देना बंद कर दिया। केरला गवर्नमेंट चली गई हाई सुप्रीम कोर्ट में कि गलत कर रहे हैं, तो लीगल प्रावधान है। तो स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये बीमारी आई है, हमारा पैसा इसमें ख़त्म हो गया है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इसलिए ब्रेक देखा जाता है फिस्कल फेडरलिज्म का, इन सब का कहीं ना कहीं ब्रेक किया गया है इसमें लाके। तो ये हमने पूरा कंप्लीट किया अपना, क्या कंप्लीट किया, ये हमने पूरा पढ़ लिया अपना इसके बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है वो आती है यमुना। यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसा क्यों बह रही है भाई यमुना खतरे के निशान से? क्योंकि यमुना में पानी का स्तर बढ़ गया है, पीछे बारिश हो रही है जहाँ से यमुना निकलती हुई आती है, यमुनोत्री से निकलती है ये यमुना, और इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे यमुना के बारे में। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो यमुना, इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, कैसे कैसे बनती है, कहाँ से निकलते हैं, कम्प्लीटली एक ओवरव्यू लेंगे। तो यमुना जो है एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, किसकी? आपको कमेंट में बताना है, जी की, गंगा की। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। इधर होगी भाग आपको बद्रीनाथ, यहाँ से अलकनंदा निकलती है, केदारनाथ मंदाकिनी निकलती है, बद्र एक और है, कौन सा केदारनाथ के अलावा, गंगोत्री भागीरथी निकलती है, इधर आता है यमुनोत्री, यमुना निकलती है। तो ये मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने आपको जब गंगा सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने सारे इसमें एक्सप्लेन भी किए थे, कुछ ट्रिक भी बताई थी याद रखने की आपको। तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो मैपिंग वाली प्लेलिस्ट है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुनोत्री, और जहाँ पे जो पीक है उसे बोलते हैं बंदरपूंछ पीक। ये यमुनोत्री पीक है, बंदरपूंछ पीक से निकलती है, जो गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में आती है, और कट करती है नाग टिब्बा को और मसूरी को। जब नीचे उतरती है तो नाग टिब्बा और मसूरी को कट करते हुए शिवालिक से बाहर आते हुए ये हरियाणा में एंटर कर जाती है, हरियाणा में ये एंटर कर जाती है, आगे दिखाऊंगा। हिली एरिया से एंटर हो जाती है प्लेन एरिया में। इसकी कुछ रिवर मतलब कि जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे इसकी रीच द टोन विच ऑल्सो राइज फ्रॉम द बंदरपूंछ। इसके साथ साथ बंदरपूंछ से एक टोन रिवर और निकलती है, टोन, तो वो इसमें ऊपर ही मिल जाती है, यमुना ऊपर ही मिल जाती है, वो हिमालय के अंदर ही इसके अंदर मिक्स हो जाती है। एट द साइड वाटर जो है टोन का ट्वाइस हो जाता है यमुना का, बिकॉज टोन को मिलने के बाद यमुना से जो मिलती है, जैसे ये निकली यहाँ से इसमें टोन रिवर मिल जाएगी, तो यहाँ पे पानी दुगना हो जाता है इसका। आगे बताऊँगा ये। तो हमारा, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा दिक्कत कर देता है कभी कभी, कहाँ गई इधर। तो इसमें रिवर मिल जाती है, आगे चलते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि मैपिंग कैसा है। देखो यहाँ से ये गंगा निकल रही है, सॉरी यमुना निकल रही है, ये यहाँ से उत्तराखंड से बाहर आई है, उत्तराखंड का एरिया, यहाँ से आ जाएगी यमुना, इसमें आ जाएगी हरियाणा में, हरियाणा से फिर दिल्ली में एंटर होकर आगे चल के ये इलाहाबाद के आसपास किससे मिल जाएगी, ये मिल जाएगी आपका गंगा से। जो इसमें पहली ट्रिब्यूटरीज है इसकी है चंबल। ये कौन सी होगी? गंगा ऐसे बह रही है तो ये होगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। फिर होती है सिंध आती है, फिर आती है बेतवा, और फिर आती है आपकी ये केन। तो बेतवा और केन आती है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है जो इसकी राइट बैंक है। ऊपर इसमें हिंडन भी आके मिलती है, यहाँ से आगे बताऊंगा, हिंडन यहाँ से आगे मिलती है, बस नाम याद रखना इसकी लेफ्ट बैंक का, बस नाम याद रखना क्योंकि बहुत छोटी छोटी एकदम मिल जाती हैं आके। ये इसकी राइट बैंक है, इनका मेन है, इनका नाम जरूर याद रखना। अब चंबल की कौन कौन सी हैं? 3। तो आप कैसे लिखोगे? CSB। तो मैंने थोड़ा ये अब्यूज़ लैंग्वेज में याद किया हुआ है, चल आ रहा है OE, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है। यमुना को गाली दे रहा है एक आदमी खड़ा होके, वो कहते नहीं आपने मूवी देखी होगी रन, अबे इस साला पानी में कुदा दिया बे गंगा की, मतलब नाला गंगा बता के जमुना बता के नाले में कुदा दिया, तो गाली देता है ऐसे खड़ा होकर। तो वो क्या बोलता है? अरे OE। तो आपको याद हो गया चंबल, सिंध और इसका बेतवा और केन। फ़नी चीज़ है, कैसे भी याद रख सकते हो, इतनी व्यूज़ थिंग चलती है, ये तो छोटी सी चीज़ है। तो ये है चंबल के साथ कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती है? मिलती है बानस, जो भी कोटा के आसपास से आती है, सॉरी कोटा के आसपास से नहीं, ये इधर से आती है आपकी चित्तौड़गढ़ के आसपास से बानस। ये आएगी कोटा के पास से ये वाली
चंबल, चंबल आती है पूरी, मेन जो चंबल है वो आती है कोटा से, मेन चंबल कोटा के पास से निकलती हुई। और फिर बानस मिलती है, बानस कौन सी, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ये चंबल वाली, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी लेफ्ट बैंक, और इसकी काली सिंध और आपकी पार्वती ये हो जाएंगी इसकी राइट बैंक। तो आप चंबल की कौन सी है, सी की कौन कौन सी है, आपकी बानस, काली सिंध और बीकेपी, भारतीय किसान पार्टी, बीकेपी चंबल में रहती हैं, तो भारतीय किसान पार्टी चंबल में रहती हैं। तो सारी रिवर हो गई हैं, बस आप बेतवा की याद रखो, आपको धासन ये करके, धासन करके है, ये धासन करके है बेतवा की। अब बेतवा और केन के बीच में एक आपको पड़ता है नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, उसका नाम बताना क्योंकि इशू है, इनको लिंक करने का इशू है दोनों रिवर को, पर वो बीच में आ रहा है, उसकी वजह से क्लियरेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसका इशू है, आप बताना। तो हमने बहुत सारी पढ़ी, जो उसकी मेन जो राइट बैंक है वो पढ़ी सारी ट्रिब्यूटरी, फिर चंबल की पढ़ी हमने, भारतीय किसान पार्टी है चंबल के अंदर, भारतीय किसान पार्टी है, और ये भी पढ़ी हमने, चल ये भी हमने देख ली। इधर देखो यमुना का क्या है कि पानीपत में एंटर कर जाती है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में, और दिल्ली आता है, तो यहाँ तक एक तरह से यमुना ना पूरी डेड रिवर मानी जाती है, दिल्ली तक, आगरा तक मानी जाती है। मतलब ये ऐसी होती है कि बिल्कुल सूखी रहती है, तब तक इसमें हरियाणा इधर से पानी नहीं छोड़ता, सतलज से पानी वानी नहीं छोड़ता। आपने SYL एक नाम सुना होगा, बहुत बड़ा इशू है, सतलज यमुना लिंक करने का इशू है, पर आज तक करने नहीं दिया, ना पंजाब परमिशन देता है, ना हरियाणा परमिशन देता है, नहीं, तो आज तक वो लिंक नहीं हुआ, SYL सतलज यमुना और का लिंक करना, तो वो आज तक नहीं हो। तो यहाँ तक कम से कम डेड रिवर मानी जाती है आगरा तक, फिर थोड़ा बहुत इसमें चंबल वंबल आ जाती हैं ये, तो फिर उसके बाद ये पानी इसके अच्छा हो जाता है इसमें आगे जाके, फिर ये इलाहाबाद के आसपास या प्रयागराज के आसपास एक इसमें चली जाती है, ये चली जाती है आपकी गंगा में जुड़ जाती है। अब इसमें कुछ पेनिनसुला की ट्रिब्यूटरीज हैं। पेनिनसुला मतलब कि जो मतलब प्लेन एरिया में नीचे आ जाती हैं, जैसे नीचे से ऊपर जा रही हैं, जैसे चंबल हो गई, केन हो गई, बेतवा, ये हो गई CSBK, इसे गाली के रूप में याद रख सकते हैं। फिर नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, जैसे जो पहाड़ों पे ही मिलती हैं, जैसे ऋषि गंगा, ऊमा, हनुमान गंगा, टोन, जो माउंटेन पे ही मिल जाती है। बस एक ही रिवर है जो इसमें प्लेन में आके मिलती है, वो है हिंडन, जॉइन गाजियाबाद इन द प्लेन एरिया। ये नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि ये ऊपर के साइड से आ रही है, तो ऐसे आ रही है ऐसे, तो ये सारी रिवर ऋषि गंगा मिलेगी, ऊमा मिलेगी, हनुमान गंगा मिलेगी, टोन मिलेगी और हिंडन मिलेगी लास्ट में आके गाजियाबाद के आसपास। तो आप याद रख सकते हैं क्योंकि नॉन पेनिनसुला ये सारी हैं। अब जहाँ पे मिलती है गंगा से जाके मिलती है, उसको वहाँ को उसे बोला जाता है त्रिवेणी संगम बोला जाता है, इलाहाबाद में आसपास ये मिलती है। अभी भी देखो यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, ये वाली रिवर जा रही है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, यमुना आ रही है, यहाँ से गंगा आ रही है। अब इसके बीच में एक डोब बनता है, इसे यमुना गंगा डोब बोलते हैं, मतलब फर्टाइल बोला जाता है, ये डोब रीजन होता है, ये बहुत फर्टाइल बोला जाता है। फिर चंबल कहाँ से निकलती है, जो मैंने आपको कोटा के आसपास बताया था, ये निकलती है आपके विंध्या रेंज से, आपकी जहाँपनाव हिल्स, याद रखना जहाँपनाव हिल्स से चंबल निकलती है। अब चंबल कौन सी ट्रिब्यूटरी थी, भारतीय किसान, और फिर बताओ पार्टी, भारतीय किसान पार्टी। बानस किसान से कौन सी होगी आपकी, काली गंगा और पार्वती, तो भारतीय किसान पार्टी किसकी है, चंबल की ट्रिब्यूटरीज है। तो ये विंध्या से निकलती है, मालवा प्लेटू के आसपास से निकलती हुई आती है, और इटावा डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये यमुना से मिलती है। इटावा में मतलब मेनपुरी, इटावा से कन्नौज, जो डिम्पल यादव है अखिलेश यादव की वाइफ, वो हार गई है शायद, इटावा से ही लड़ी थी, नहीं कन्नौज से लड़ी थी, इटावा भी गढ़ नहीं गई है। फिर ये बेडलैंड टोपोग्राफी बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसे एरिया से निकलती आती है, वो एकदम पूरा बिहड़ टाइप का एरिया, तो बेडलैंड टोपोग्राफी उसको बोलते हैं। अब डैम कौन से इसके ऊपर है आपको गांधी सागर डैम चंबल के ऊपर है, जो बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर, तो स्टेट PCS वाले याद रखो। फिर राणा प्रताप सागर डैम है, जो 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पड़ता है गांधी सागर डैम के, ये कहाँ पे पड़ता है, ये पूरा राजस्थान के अंदर पड़ेगा, तो ये भी डैम है। जवाहर सागर डैम है, ये तो बिल्कुल कोटा में पड़ेगा, चंबल वैली प्रोजेक्ट इसी में बना हुआ है कोटा सिटी के अंदर, तो राणा प्रताप सागर डैम है, उसकी डाउन स्ट्रीम पे जाएगा ये 26 किलोमीटर की डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जैसे रिवर ऐसे बह रही है, रिवर ऐसे बह रही है, तो ये इसकी अप स्ट्रीम होती है, जैसे नीचे चलती रहती है ये आगे, तो इसकी डाउन स्ट्रीम होती रहती है। तो पहले कौन सा आया आपका, पहले आएगा आपका गांधी सागर, और नीचे जाओगे डाउन स्ट्रीम पे, वहाँ पे अगर आपका राणा प्रताप, तो ये गांधी सागर बिल्कुल बॉर्डर पे था,
मध्य प्रदेश राजस्थान की, अब ये राजस्थान में घुस गई है, तो यहाँ पे राणा प्रताप सागर जो आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ेगा। आगे जाओगे तो जवाहर सागर जो आपको बिल्कुल कोटा में पड़ेगा, और वहीं पर आगे चल के कोटा बैराज भी बनाया गया है पानी रोकने के लिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अब चंबल किसी नेशनल पार्क को भी करती है, तो आता है क्लियोराडियो नेशनल पार्क जो पानी सप्लाई करती है चंबल रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, तो यहीं से पानी जाता है इस वाले नेशनल पार्क को लिए। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज बानस हैं जो भी चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ये भी अरावली से निकलती है, राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर सवाई माधोपुर। फिर सिंध है इसकी ट्रिब्यूटरी जो आपकी कहाँ से निकलती है, विंध्याचल प्लेटू मध्य प्रदेश से निकलती है। बेतवा है ये भोपाल के से निकलती है। देखो ये से विंध्या हिमालयाज है, इधर ये मालवा है, इधर ये आपके अरावली है, ऐसे हैं पूरा सिस्टम। अब यहाँ से जो रिवर जा रही है इसमें, तो अब पहली होगी आपकी बानस, तो ये भी कहीं ना कहीं बानस आ रही है इधर से, तो ये अरावली से आ रही है। और ये आपकी इधर से जा रही है नीचे से सिंध, तो ये भी कहीं विंध्या प्लेटू से, फिर ये भी कहीं विंध्या भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। केन कहाँ से निकलते हैं, ये निकलती बानेर रेंज मध्य प्रदेश, तो चीला के आसपास से। और सोन रिवर निकलती है अमरकंटक के आसपास से। अमरकंटक जो है वहाँ से पूरी सतपुरा रेंज में आती हैं वो, वहाँ से ऊपर से कौन सी निकलती है और नीचे से कौन सी निकलती है, आप कमेंट में बताना। 2 रिवर हैं जिनकी जो फ्लो करती हैं आपको वेस्ट साइड फ्लो करती हैं, वेस्ट साइड इधर से इधर फ्लो करती हैं। स्पेशल कैटेगरी की ये रिवर्स हैं, नर्मदा और तापी, इनमें दोनों रिवर हैं, नर्मदा और तापी। तो कैमूर रेंज से उसकी पास होके निकल के आगे निकल जाती है। और फिर कहाँ पे मिल जाती हैं ये रिवर, सोन रिवर तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की नहीं है, ये भी आप याद रखना। ये गंगा में जाके कहीं ना कहीं बिहार के आसपास, पटना के आसपास ये गंगा में मिल जाती है। तो मैंने ये आपको क्या बताया, मैंने पूरा बताया आपको किसके बारे में, यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ आप कभी मत भूलना, ये हमेशा याद रखना। चलो अब आते हैं दोबारा से अपने हिंदू के ऊपर। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू, आती है ओजोन लेवल एक्सीड परमिटेड लेवल। मतलब जो है ओजोन लेवल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस चीज़ों के लिए। दिल्ली एनसीआर में तो वैसे ही एक तो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत कम रहता है। ओजोन, अब आप सोचो कि ओजोन तो एक अच्छी है यार, हम पढ़ते हैं ओजोन की जो वो ओजोन का सरफेस है कम हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, नहीं। ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर यानी कि एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है, स्ट्रेटोपोस में, तो अच्छी है। अगर ओजोन ग्राउंड लेवल के आसपास है तो बहुत ही खतरनाक गैस है, याद रखना। तो ये एक स्टडी पाई गई है, उसमें लेवल ऑफ ओजोन का परमिट चेक किया गया है। तो नाउ ये पता लगा है कि राउंड द ईयर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ओजोन से, राउंड द पूरे साल की प्रॉब्लम ओजोन क्रिएट हो गई। पहले तो लगता था सर्दियों में या गर्मियों में होती थी, पर अब तो पूरे साल ये प्रॉब्लम इसके साथ रहने लगी है। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि व्हीकल इंडस्ट्री, वेस्ट बर्निंग, ये बहुत सारे बढ़ गई हैं चीज़ें। फिर मतलब कि डिस्पाइट ऑफ द पेंडेमिक, लॉकडाउन लगा, मोर डेज रहा, लोकेशन विटनेस हायर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द ओजोन का देखा गया, कभी ज़्यादा कहीं पे कम। तो यही सारी कंडीशन है। ओजोन कैसे निकलती है, एक तरह से हाईली जो आपकी रिएक्टिव गैस है, डेंजरस है बहुत सारी चीज़ों के लिए। आपको रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती है, अस्थमा वाले लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस है ये चीज़ है। अब ये कैसे करती है चीज़ों को, ये क्या करती है, ये ओजोन क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है फोटोकेमिकल फ्रॉम द इंट्रैक्शन बिटवीन द गैसेज इन द प्रेजेंट सनलाइट। ये सनलाइट के साथ साथ क्या करती है, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाती है, और ये खतरनाक होता है समर के टाइम पे। तो ये फाइंड किया गया, द गैस इमर्ज एज द इक्वल स्ट्रॉन्गर कंसर्न ड्यूरिंग द विंटर एज वेल है। तो अब ये पूरा राउंड द ईयर का इशू बन गया है ओजोन के साथ, ये है। अब इसे कंट्रोल कौन करता है, कौन चेक करता है, तो ये सब उसके लिए एक बोर्ड बना है, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो इसने कुछ कैपिंग किया हुआ है कि एट 200 UG पर आपकी ME कुछ भी होगा, फुल फॉर्म इसके अंडर रहना चाहिए, वरना उसके ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, ओजोन, CPCB, AQI, AAQI और सफ़र। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स भी पढ़ेंगे, है एक नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और एक सफ़र है आपका। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपने नोट से। सबसे पहली जो न्यूज़ आती है वो मैंने आपको बताया, पूरा न्यूज़ बताया। अब मैं बताऊंगा ओजोन क्या होता है। ओजोन एक तरह से क्या है, एक तरह से कंपोज ऑफ 3 एटम्स, O3, 3 एटम, O के 3 एटम कंपोज है ऑक्सीजन की। ओकर होती है बोथ अर्थ सरफेस में, एटमॉस्फेयर है मतलब
कि अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में, जो मैंने आपको बताया था, स्ट्रेटोस्फेयर में या ग्राउंड लेवल पर ट्रोपोस्फेयर में, इट कैन बी गुड और बैड। वो डिपेंड करता है, अगर ऊपर है तो अच्छी है, ग्राउंड लेवल पे है ट्रोपोस्फेयर में तो ये कहीं ना कहीं बैड होती है। तो गुड कब होगी, जो मैंने आपको बता ही दिया, ये अपर एटमॉस्फेयर में होगी। एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का करती है, जो यूवीज रेज आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये ओजोन जहाँ पर डिप्लेशन देखा जाता है वो किस वजह से होता है, ओजोन का डिप्लेशन, जो ऊपर का जो ओजोन का डिप्लेशन होता है, कितनी बार आपने सुना ओजोन घट गई है तो उससे क्या हो रहा है कि रेडिएशन आ रही है, वो किस वजह से होता है? वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, HCFC, हेलोन डिस्टॉर कर देती हैं प्रोटेक्टिव शील्ड को। ये जो पूरी शील्ड है इसको डिस्टॉर कर देती हैं। कुछ रिएक्शन होता है इनके साथ, कुछ ये बॉन्ड लूज़ करती हैं, कुछ ये लूज़ करती है, तो ये पूरी शील्ड ब्रेक हो जाती है, तो होल हो जाता है ओजोन में अंदर बहुत बड़ा। इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है किगाली एग्रीमेंट, तो ये भी याद रखो। ओजोन के ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना जितने प्रकार के, इनको कम करने के लिए किगाली एग्रीमेंट है, किगाली एग्रीमेंट। तो किगाली एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए? ओजोन के लिए है, आपको याद रखना है। और उसमें क्या कम करना है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs बोलते हैं इन्हें, इनको कम करने के लिए। बैड कब है ये? जब ये लोअर एटमॉस्फेयर में है, आपका ट्रोपोस्फेयर में, सबसे नीचे वाला ऐसा होता है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ये पूरी एक लेयर होती है ऊपर की। तो जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है तब ये खतरनाक होती है, नियर द ग्राउंड लेवल पे है तो ये फॉर्म करती है, एक तरह से पॉल्यूटेंट है, जो कार से निकलता है, पावर प्लांट से, इंडस्ट्री से, बॉयलर से, रिफाइनरी, केमिकल प्लांट, इन सब चीज़ों से रिएक्ट करके एक सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये खतरनाक गैस बन जाती है, हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट बन जाता है। तो ये देखो, ये सारी इसमें है NOx बन, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ओजोन मिलके तो ये बन जाता है NOx, VO3, हीट और सनलाइट, तब ये ओजोन डेवलप होती है और ये बहुत खतरनाक गैस होती है। इन सब चीज़ें धुआं निकल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है, फिर VOC निकल रहा है इन प्लांट से, फिर हीट और सनलाइट मिल रही है तो O3 बन जाता है, O3 बन जाता है और फिर ओजोन बन जाती है और ये बहुत खतरनाक होती है चीज़ों को करने के लिए। अब क्या है कि सरफेस लेवल जो है इसका कॉज करता है, डैमेज करता है फसलों को भी, क्रॉप्स को भी और फॉरेस्ट को भी डैमेज करता है। जो आपकी इरिटेशन होने लगती है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, रेस्पिरेटरी कफ होने लगता है, इनकम्फर्टेबल फील करते हो, चेस्ट में पेन होने लगता है बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से। फिर जिनके पास क्रोनिक डिसीज है ना, जिनके पास COPD डिसीज है, उनको प्यूल्मोनरी डिसीज है जिनके पास, उनको तो बहुत ही हार्मफुल ये करती है गैस, उनका ध्यान ज़्यादा रखना चाहता है। लंग फंक्शन करना, ब्रीथिंग डिफिकल्ट लगता है अगर ये गैस में ज़्यादा प्रकोप है। तो हमने गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट लिए हैं कुछ ठीक करने के लिए, क्योंकि आपने ऊपर देखा कि ये गाड़ी चला रहे हैं, इधर गाड़ी चल रही है, इधर आपका कुछ और चल रहा है, इधर गाड़ी चल रही है, इधर आपकी ये फैक्ट्री चल रही है, तो इसको कंट्रोल करने गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, BS4 से सीधा BS6 पे 6 पे शिफ्ट हो गया है। मैंने उल्टा कर दिया कि हमने क्या किया, हमने BS5 को मिस कर दिया, जो BS5 बेसिक स्टैंडर्ड थे उसको मिस करके हम BS4 हमारे इंडिया में रन था, हम सीधा BS6 पे डेवलप हो गया, इधर से इधर पहुंच गए डायरेक्टली। एक ये स्टेप है। शटिंग डाउन किया बदरपुर जो थर्मल पावर प्लांट था उसको बंद किया गया, दिल्ली के पास में था। बैन किया गया गार्बेज बर्निंग को। फिर ग्रेट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लेके आए हम, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स करने के लिए बोला था, इस पे प्लान पे वर्क करो। लॉन्च किया हमने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP लॉन्च किया, और डिफरेंट सिटी में हमने एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेंशन करना स्टार्ट किया। उसके जो होते हैं चीज़ें उनको हमने उसके अंदर वर्क किया। तो अब हमें पढ़ना है CPCB को, कि CPCB कंट्रोल करती है इन सब चीज़ों को। तो CPCB एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूट करते सितंबर 1974 को बनाया गया था। अब ये एक तरह से स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है यानी कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट से इसको बनाया है। तो एक्ट कौन सा है भाई? उसके लिए एक्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, जब बना रहे थे उसके अंदर ही CPCB को बनाया गया था। तो आपको याद रखना है। तो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कौन सा है? 1974। अब आपने बना तो दिया, अब इसको पावर फंक्शन कैसे दोगे? चलो उसके लिए डिफरेंट एक्ट लेके आए। पावर एंड फंक्शन जो हमने इसको दी वो दी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो आपको ऐसे भी याद हो गया, CPCB बना 74 में तो वाटर का एक्ट था। एयर एक्ट जब आया 1981 में, आपको क्रोनोलॉजी भी याद हो गई, पहले वाटर आया फिर एयर आया, और इसके जो पावर है फंक्शन है वो एयर एक्ट से दिए गए। हमारे चीज़ों में ना, लीगलिटी में, लॉ में बहुत ही कन्फ्यूज़न है। एक से कुछ दे रहे हैं, एक से कुछ पावर दे रहे हैं, एक से कुछ पावर दे रहे हैं, तभी लीगलिटी समझ में नहीं आती।
तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसको टेक्निकली सर्विस प्रोवाइड भी करती है। देखो आती तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर है, पर उस एक्ट से नहीं बनाया हमने। उस एक्ट से हमने क्या कराया इसमें, एक फील्ड फॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस। टेक्निकल सर्विस किसको प्रोवाइड करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद में आया एयर एक्ट के बाद में, तो हमने क्या कर दिया, थोड़ी सपोर्ट, ये टेक्निकल सपोर्ट मिनिस्ट्री को भी किया करेगी। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं सीपीसीबी के, क्लीननेस स्ट्रीम रखना कि वेल रहे डिफरेंट एरिया में, स्टेट प्रिवेंशन कंट्रोल, जो पॉल्यूशन कंट्रोल रहे, वाटर एयर कोई सा भी सारे पॉल्यूशन को कंट्रोल रखना। यहाँ पे और थोड़ा पढ़ लो, स्टैट्यूटरी बॉडी है 1974 में बनाया गया, वाटर एक्ट से बनाया गया, पावर एयर एक्ट से दी गई, और नाउ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेटिकल चेंज। फंक्शंस क्या क्या है कि मॉनिटरिंग करना, एयर वाटर क्वालिटी कैसी है, प्लान एग्जीक्यूट करना, कोई प्लान बनाना पॉल्यूशन के लिए, कोऑर्डिनेट करना स्टेट के बोर्ड के साथ, जो स्टेट बोर्ड का भी होता है ना, स्टेट बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल भी होता है, उनको साथ कोऑर्डिनेट करना, प्रिपेयर करना मैनुअल और गाइडलाइंस के बारे में कि कैसे में सीवेज को डिस्पोजर करना है, नॉइस पॉल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, इन्वायरमेंट डाटा स्टैटिक तैयार करना, तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। फिर स्ट्रक्चर क्या है सीपीसीबी का, इट हेडेड बाय द आईएएस ऑफिसर। करंटली जो है एसपी सिंह परिहार, अब तो हट गए हैं शायद, चेंज हो गया नाम, देख लेना, एचपी सिंह परिहार थे। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टोटल 22 की डिवीजन्स हैं डिफरेंट जगह, 7 जोन ऑफिसर होते हैं इसमें, ये सब होता है, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये रखो आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स इसका हेड होता है। की इनिशिएटिव इसने क्या लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया, बहुत अच्छी बात है। एक्शन प्लान टू रिस्टोर वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर गंगा, ये इसने लिया। मॉनिटरिंग करना इंडस्ट्री को, इमिशन कितना निकाल रहे हैं उनको स्टार्ट किया। रिवाइज किया कॉम्प्रिहेंसिव जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स है, तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स कौन निकालता है, वो भी सीपीसीबी निकालती है। तो मैंने आपको ये बताया। अब मैं बताऊंगा 3 इंडेक्स के बारे में आपको, एक होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक सफ़र होता है, और एक नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स बोल सकते हैं इसको। ये पहले मैं बताता हूँ, तीनों में पॉल्यूटेंट होते हैं मेज़र करने के लिए, इसमें भी कुछ पॉल्यूटेंट है, इसमें भी है, इसमें 8 है। सफ़र के अंदर आपके 12 आते हैं, 10 आते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर 12 आते हैं, इसके अंदर 12 आते हैं एम्बियंट वाले में, क्योंकि ये एम्बियंट एयर क्वालिटी तो है ही पहले से, तो एयर क्वालिटी के 8 तो होंगे। अब इसे नेशनल एम्बियंट बनाया गया है, तो 4 इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड किए गए हैं, ऐसे याद रख सकते हो। तो एयर क्वालिटी के कौन कौन से, एक तो PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन हो गया O3, अमोनिया हो गया NH3, उसके बाद PB हो गया आपका लेड। तो ये कुछ याद रख सकते हो आप, कई बार पढ़ना होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका रोक के और इसे देख लेना, कई बार सेव कर लेना। फिर आप आओगे सफ़र पे, अब आप कंपैरिजन करना सीखो चीज़ों में। ये पहले मैं बताऊँ सफ़र का वर्क क्या होता है। सफ़र एयर क्वालिटी बताने के साथ साथ आपको वेदर फोरकास्टिंग भी दिखाता है। क्या दिखाता है, वेदर फोरकास्टिंग भी दिखाता है। सफ़र रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट कैसा है उसके चीज़ों को बताता है। पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, बस ये पॉल्यूटेंट को बताएगा कि मेज़र करके कितने हैं पॉल्यूटेंट, कितना किसका लेवल है, और कुछ नहीं बताता, ठीक है। PM2.5 है, PM10 है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ तक क्या है, सारे सेम हैं। किसके जैसे सेम है आपके अब तक, तो 1 2 3 4 सेम है एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे, ठीक है। फिर एक आता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी सेम है, तो 6 भी सेम है इसके जैसे। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO3 बोल दो या डाइऑक्साइड बोल दो, यहाँ भी बोल सकते हो, तो सारे सेम है। ये सारे 6 के 6 ऊपर के सेम होते हैं, कहीं ना कहीं किसी के जैसे होते हैं, इनके जैसे होते हैं। कम कौन कौन से हैं इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है, अमोनिया नहीं है सफ़र के अंदर, लेड नहीं है सफ़र के अंदर, ठीक है, 2 नहीं है, तो है क्या। अब ईन वाले, अगर केमिस्ट्री आपका होगा ईन वाले, सर बताते थे ईन वाले हैं, तो कौन सा, बेंजीन हो गया आपका, टोलरीन हो गया आपका, मरकरी हो गया और जाइन हो गया। तो ईन वाले 3 और मरकरी क्यों है आपके पास, मरकरी मीटर होता है एक हमारे पास, जिसे हम टेम्परेचर नापते हैं, उसमें मरकरी होती है। अब ये वेदर फोरकास्टिंग करता है सफ़र, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसे मरकरी ऐड किया गया है, ऐसे मैं बता देता हूँ। तो इन सब चीज़ों को मेज़र करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब आता है एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है कि 8 तो कंपोनेंट वही हैं जो सारे एयर क्वालिटी में आते हैं, 4 और एक्स्ट्रा आ गए।
निकल, आर्सेनिक, आपकी बेंजो और बेंजीन। तो बेंजीन तो सेम ही है इनके जैसा, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ये एम्बिएंट एयर क्वालिटी के हैं और इसके जो 4 एक्स्ट्रा हैं ये इसके हैं और सब सिमिलर है। इसके याद करना, इसके 4 याद करना और इसके 4 याद करना, तो और कुछ सिमिलर है। आप डायग्राम बना सकते हो। कैसा डायग्राम बना सकते हो? वेन डायग्राम। पहले ऐसे गोल बनाना, उसमें 8 के 8 एयर क्वालिटी के लिख लेना, फिर ऐसा गोल बनाना, उसमें क्या लिख लेना कि इसके लिख लेना एम्बिएंट एयर क्वालिटी के जो 4 फालतू हैं। अब आप करना बेंजीन थोड़ा अलग से लिखना, बेंजीन यहाँ पे लिखना, ठीक है ना। फिर वो ऐसे करके बना सकते हो, कैसे करके, जो आपकी मर्जी हो याद करने के लिए, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चीज़ों को। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, रिपोर्टिंग करता है डेली। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट करता है कि कैसा क्लीननेस है, पॉल्यूशन कैसा है, वो डेली हिसाब से नोट करता है। तो इसमें कुछ 8 इंडिकेटर्स हैं जो मैंने आपको बताई दिए हैं सारे। ओजोन हो गया, 10, 5, ये सब मैं इधर बता ही चुका हूँ। अब ये क्या करता है, इस इंडिकेटर के हिसाब से कितना पॉपुलेशन है कितना नहीं है, ये 6 कैटेगरी में डिवाइड करता है चीज़ों को। 6 कैटेगरी क्या? अगर पॉल्यूशन 0 to 50 है तो गुड है, 51 to 100 है मॉडरेट है, 101 to 150 है तो अनहेल्दी और सेंसिटिव जो ग्रुप है, जो बीमार लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ा खतरनाक है। 151 to 200 है तो अनहेल्दी है, ठीक है ना। 200 to 300 है तो वेरी अनहेल्दी है, और 300 से ऊपर है, 301 से ऊपर है तो हैजार्डियस है, प्रॉब्लम है भाई, ये सब चीज़ें। तो इनके हिसाब से एक्टिविटी भी होती हैं। अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो पूरी वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दी जाएगी, ऑड इवन चालू होगा, ये वो सब चीज़ें चालू होती हैं। तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट चीज़ें भी करती है। बस आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है क्या चीज़ होती है, पर आपको ये जानना है 6 इसके अंदर कैटेगरी होती हैं जिनके ऊपर डिफाइन किया जाता है। तो ये हो गया एयर क्वालिटी के बारे में, इंडेक्स हमने जान लिए। और एयर क्वालिटी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ, सीपीसीबी उसको निकालता है। सीपीसीबी ऊपर बता ही चुका हूँ। सीपीसीबी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का। तो वो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का। अब आता है सफ़र, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च। ये है आपका सफ़र, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। क्यों आता है? यहीं पे कन्फ्यूज़न करती है यूपीएससी, से दे देगी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सफ़र क्या कर रहा है? वेदर फॉरकास्टिंग कर रहा है। वेदर फॉरकास्टिंग का ठेका किसने लिया है? वो लिया है आपका आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस में आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। तो सफ़र भी इसके अंदर आएगा। ये डेवलप किसने किया था? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, आईआईटीएम पुणे है, उसने किसके साथ मिलकर किया था? इसने डेवलप किया था। और ऑपरेशनलाइज किसने किया था? ऑपरेशनलाइज किया था आईएमडी ने, इसको स्टार्ट किया था। एक एलईडी होती है बहुत बड़ी, अगर आपका ये आईएमडी का ऑफिस है दिल्ली में या मानसून विभाग का दफ्तर है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे एक बहुत बड़ी एलईडी लग रही है, वो सब कुछ दिखाती है आपको, 24/7 दिखाती है और रियल टाइम दिखाती है जो उस वक्त सिचुएशन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रियल टाइम नहीं दिखाता, वो तो एक दिन पुराने का दिखाता है कि कल वहाँ कंडीशन कैसी थी। पर जो आपका ये है, ये जो सफ़र है, ये रियल टाइम दिखाता है उसी वक्त में क्या कंडीशन है। तो कलर कोडिंग के हिसाब से 72 आवर्स ये वेदर फोरकास्टिंग भी कर देता है, 72 आवर एडवांस वेदर फोरकास्टिंग भी कर देता है, बता देता है कल बारिश होगी नहीं होगी। द सिस्टम विल इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेशन इन दिल्ली। जो ये वाला सिस्टम है, सफ़र जो है, ये पहली बार दिल्ली में लगा था, सबसे पहली बार यहाँ पे ऑपरेट किया गया था। और एक बात याद रखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स सब सिटीज़ का निकाला जाता है मोस्टली, पर सफ़र जो है वो बस जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनका ही निकलता है। ये भी आपको याद रखना है। किस चीज़ का निकालता है? टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सब कुछ ये निकालता है। ऊपर इसके 10 पॉल्यूटेंट पढ़ चुके हैं, 6 सिमिलर हैं आपके, और ऑक्साइड है, चलो इसमें ऑक्साइड कर लेना, उसमें नाइट्रोजन है, 5 सिमिलर है और 5 इसके अलग हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे आता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा तो बता देता हूँ। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर है, 1875 में बनाया गया था इसको, और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर आता है। अभी क्या क्या काम करता है कि वही मेट्रोलॉजी का ऑब्जर्वेशन करना, करंट इन्फॉर्मेशन देना, फोरकास्टिंग वेदर की, ये सब चीज़ों की, कि ताकि इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एविएशन, मतलब जो एरोप्लेन उड़ पाएँ, शिपिंग अच्छे से वर्क कर पाएँ। वार्निंग सिस्टम जारी करना, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन आने वाला है, डेड अर्थ स्टॉर्म, इनके हीट वेव, कोल्ड वेव, हैवी रेन होने वाली है, हैवी स्नो एक्सेट्रा, इनके वार्निंग सिस्टम करता है। और आईएमडी मैंने आपको बताया था, ये कुछ प्रकार के नोटिस निकालता है, ग्रीन अलर्ट, आपको येलो अलर्ट, उसके बाद आपका ऑरेंज अलर्ट, उसके बाद रेड अलर्ट, ये निकालता है। 4 तरह के अलर्ट निकालता है, मैंने एक दिन पढ़ाया था, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी चल रही थी, बहुत अलर्ट निकालता रहता है ये।
उसके बाद प्रोवाइड करता है मीट जो रियलिस्टिक स्टेटिक है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, वाटर रिसोर्स, सबको ये चेक करता है। इंगेज रहता है रिसर्च में, कोई मेट्रोलॉजिकल रिसर्च होती है उसके साथ ही इंगेज रहता है। डिटेक्ट करता है, कोई लोकेट करता है कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा, मतलब एक तरह सब चीज़ों का ध्यान रखता है पूरी चीज़ों का अंदर। फिर आता है आपका नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ये स्टैंडर्ड क्या, एम्बियंट एयर क्वालिटी, पहले क्या था एयर क्वालिटी, चलो ठीक है, 8 इसमें कंपोनेंट थे, 8 इसमें पॉल्यूटेंट थे, ठीक है। अब हमें थोड़ा और अच्छा चाहिए, एम्बियंट चाहिए चीज़ें। फिर दोबारा सेंटर पॉल्यूशन कहता है ठीक है, हम उसमें 8 की बजाय 12 कर देते हैं, 8+4 कर देते हैं, 4 और ऐड कर देते हैं, 4 को और नापेंगे, थोड़ा एम्बियंट हो जाएगा। तो ये पावर होती है CPCB के पास, क्योंकि एयर पॉल्यूशन एक्ट से पावर दी गई है। तो इससे बेंजीन, आपकी बेंजो और आपके आर्सेनिक, निकल, ये इसके अंदर ऐड कर दी गई। लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार पढ़ोगे याद रहेंगे, जैसे मेरी याद है। तो ये न्यूज़ थी आपकी रिलेटेड टू, इससे रिलेटेड हम वापस आते हैं अपने हिंदू के ऊपर आते हैं, आगे चलते हैं। ये आती है न्यूज़, जो आती है वो आता है विजुअलाइजिंग द हिमालय। देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 50-50 है। अगर खाली आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ये पढ़ सकते हो, वरना मैंने पढ़ा है, मैंने इसमें मेन चीज़ें निकाली है। एक काम करते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके लिए मैं आधे घंटे की एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये अब आप सोचोगे सर आप तो बीच में छोड़ के चले जाते हो। सर मेरा गला थक जाता है, मेरा गला बोलते बोलते थक जाता है, मैं बीच में रुकता नहीं हूँ, कंटिन्यूसली बोलता रहता हूँ। अगर मैं ब्रेक लूँगा तो वीडियो खामा लंबी होगी 1-2 मिनट का, तो वो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो सिचुएशन इसमें क्या है कि मतलब आपको क्या करना है, इसको पूरी वीडियो को देखना है। 1.5 लगा के देखो, 1.25 लगा के देखो, क्योंकि आपको एक चीज़ बताऊँ ना, मैं इतनी आपको चीज़ बताता हूँ, इतनी डीपली बताता हूँ, इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। मैं तो आपको 30 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। मैं आपको क्या बताऊँगा, ये है इसके अंदर। अब तक मैं एक पूरा ख़त्म कर चुका होता है हिंदू, आपको पढ़ा के ऊपर का ओवरव्यू देके। उससे क्या फ़ायदा, 4 दिन बाद आप भूल जाने हो, 4 दिन बाद आपको चीज़ पता नहीं रहेंगी, आपको पता लगी जस्ट आपको। इस तरह न्यूज़ देख लो आप, टीवी में खोल कर अपने आप पता लग जाएंगी चीज़ें। अब ये पढ़ाऊँगा तो पूरी बताऊँगा कौन कौन से एरिया हैं, क्या क्या जगह है, तो ये सारी कुछ चीज़ बताऊँगा। तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें। फिर ब्रिक्स के ऊपर न्यूज़ आई तो ब्रिक्स के पूरा बताऊंगा कि कैसे एशियन नेशनल डेवलपमेंट बैंक बना, ये सब बना। फिर ये सोशल मीडिया कैसे हेल्पफुल है फार्मर के लिए, पूरा बताऊंगा क्या क्या चीज़ है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चलाई हैं डेवलपमेंट फार्मर के लिए। अब इसमें भी मैंने पॉइंट निकाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट निकाले हैं, ये भी पॉइंट बताऊँगा आपको। तो यहीं पे मैं रोकता हूँ, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आधे घंटे की। बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद।